हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से स्टडी साथी पॉइंट पे। आज हम देखेंगे क्लास 11th का चैप्टर 2 भारतीय संविधान में अधिकार। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है पहले वो देखे, जब भी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं हम पहला अपना टॉपिक। ठीक है, न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले रिट। ठीक है, तो क्या हमने लास्ट आर्टिकल क्या पढ़ा था? हमारे मौलिक अधिकार था जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा था। अगर आपके मौलिक अधिकार को हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हो। तो न्यायालय क्या करता है? आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 तरह की रिट जारी करता है। ठीक है, तो उसी में पहली रिट है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसके माध्यम से क्या करता है न्यायालय? गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है कि मतलब कि 24 घंटे के अंदर अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो न्यायालय के सामने पेश करना ही पड़ेगा। यदि गिरफ्तारी का कारण गैर कानूनी हो, ठीक है, या असंतोषजनक हो, तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत छोड़ने का आदेश देता है। अगर आपका गिरफ्तारी का कारण है, ठीक है, गैर कानूनी है, ठीक है, इलीगल है, ठीक है, और आपने कुछ करा नहीं है, आपको ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लिया, तो न्यायालय ऐसे में क्या करेगा? आपको छोड़ने का आदेश दे देगा। ये था हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो हमारा पहला रिट था। दूसरा है ना हमारा परमादेश। ठीक है, परमादेश आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि सार्वजनिक पद पर अधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन ठीक से नहीं कर रहा है। कोई व्यक्ति ऐसे पद पर बैठा हुआ है, ठीक है, जो अपने कानून संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, ठीक है, वो अपने संविधान का उल्लंघन करके आपको व्यक्तिगत आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो उसको इसके कारण किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और उसके कारण किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। तब न्यायालय क्या करता है? परमादेश आदेश जारी करके उसे ऐसा करने से रोकता है। जैसे पुलिस है, ठीक है, वो आपसे से ज़बरदस्ती घूस वगैरह ले रही है, ठीक है, या ज़बरदस्ती आपको बोल रही है कि आप कुछ कार्य करो जो संविधान के विरुद्ध है। ठीक है, पुलिस का कार्य क्या होता है? आपको पकड़ना, उनका ये फैसला सुनाना कार्य नहीं होता। फैसला सुनाना होता है कोर्ट का कार्य। उनका काम होता है आपको कोर्ट के सामने पेश करना। बस उनका इतना ही कार्य होता है। उनका कार्य निर्णय लेने का नहीं है तो कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, उनका कार्य है पकड़ के बस कोर्ट के सामने ले जाने का, कोर्ट लेगी निर्णय। ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें ऐसा करने से रोकती है न्यायालय। ठीक है, तीसरा हमारा रिट है जो वो निषेध आदेश है। निषेध आदेश क्या है? जब एक निचली अदालत, ठीक है, अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपरी अदालत उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती है। ठीक है, जब कोई एक निचली अदालत, हाई कोर्ट, ठीक है, अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके मतलब कि अपने जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, उसके क्षेत्र में आता है, उसी की सुनवाई को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र की सुनवाई कर रहा है, तो उच्च न्यायालय, उससे ऊपरी अदालत उसे ऐसा करने से क्या करती है? रोकती है। ये हमारा था तीसरा आदेश, रिट। ठीक है, चौथा है हमारा अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार की क्या करती है? परीक्षा करती है। मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, ठीक है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोकता है। मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा पैसे वगैरह दे के नौकरी वगैरह लग जाते हैं, पुलिस में लग जाते हैं, ठीक है, कहीं और ज़्यादा लग जाते हैं पैसे दे के। ठीक है, तो न्यायालय को पता लगता है तो उसकी क्या करती है? अधिकार परीक्षा करती है। मतलब कि उसके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन करती है। तो न्यायालय को लगता है कि ये क्या हुआ है, कोई कानूनी हक नहीं है, मतलब कि गलती से नियुक्त हो गया है, ठीक है, तो उसे ऐसा करने से रोक देती है। ठीक है, पांचवा क्या है? उत्प्रेषण रिट। ठीक है, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना किसी अधिकार के, उसके पास कोई अधिकार नहीं है आपको गिरफ्तार करने का, पुलिस वगैरह वालों को, ठीक है, तब भी वह आपको किया जाता है, तो न्यायालय उस मामले को लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपरी अदालत या अधिकारी को हस्तांतरण कर देता है। ठीक है, वो जिसके अधिकार क्षेत्र में वो आ रहा है कार्य, ठीक है, जिसके लिए वह कार्य बनाया गया है, ठीक है, उसको हस्तांतरण कर देगा, उसको ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है, अपने से लेकर। ये था हमारे 5 रिट जो न्यायालय क्या करती है? जारी करती है अगर आपका मौलिक अधिकारों को क्या हो जाए? हनन हो जाए। तो ये 5 रिट द्वारा आपको क्या मौलिक अधिकारों को हनन होने से बचाती है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, जैसा हमारा मौलिक अधिकार था वैसे ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी है। ठीक है, ये चलाता है सभी नागरिकों में समानता लाने और सभी लोगों का कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, हमें सभी लोगों के बीच में समानता लाना है और सभी लोगों का विकास हो सके समाज में। ठीक है, तो हम मौलिक अधिकारों के पास भी हमारे पास कुछ नियमों की ज़रूरत होगी, तो वो सब किस में लिखा हुआ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखा हुआ है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत ऐसे ही नीतिगत निर्देश
सरकार को दिए गए हैं, जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है, परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। सरकार का दायित्व है कि जिस सीमा तक इन्हें लागू कर सकती है या करे, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो लागू करे, ठीक है, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, उनका मन है, ठीक है। सरकार कुछ भी नीतियाँ बना रही है, ठीक है, अगर वो नीति निर्देशक को पढ़ के नीतियाँ बनाएगी ना, वो आवश्यक ही क्या करेगी, एक समाज मतलब सभी के कल्याण के लिए क्या बनाएगी, नीतियाँ बनाएगी, ठीक है। लेकिन वह चाहती है सरकार कि मैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व का इस्तेमाल ना करके ऐसे ही नीतियाँ बना दूँ, कुछ भी कानून बना दूँ, तो वो बना सकती है, ठीक है, वो फ्री है, क्योंकि इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। इसी के तहत प्रमुख नीति निर्देशक तत्वों की सूची में किन 3 बात की बात की गई है, ठीक है, 3 प्रमुख बातें की गई है। वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, ठीक है। वे अधिकार जो नागरिक को मौलिक अधिकार के अलावा भी मिलने चाहिए, ठीक है। वह नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड के संविधान से लिया है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक। आपको पता है मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक थे, 12 से 35 तक थे। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक है, जो कि हमारे भाग 4 में है। मौलिक अधिकार किस में थे, भाग 3 थे, ठीक है, के अंतर्गत इसका वर्णन है नीति निर्देशक तत्व का, ठीक है। अगला टॉपिक इनके अंतर ये आता है आपके पेपर में, ठीक है, 4 या 6 नंबर में आता है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या है, यह अधिकार न्याय योग्य हैं और उल्लंघन होने पर न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है, न्याय करवाता है। मौलिक अधिकार क्या है, न्याय योग्य है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसका न्यायपालिका क्या करेगी, इसका न्याय करेगी, ठीक है। यह अधिकार न्याय योग्य नहीं है, यह अधिकार क्या नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, और उल्लंघन होने पर आप न्यायालय भी नहीं जा सकते हो, ठीक है। अगर आप उल्लंघन हो रहा है नीति निर्देशक तत्व का तो आप न्यायालय भी नहीं जा सकते हो। इसका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की क्या करना है, स्थापना करना है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, मतलब कि लोगों के बीच में, गरीब अमीर के बीच की खाई खत्म हो। इसके बीच में चाहे राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, जो भी आपको वोट देने का अधिकार है, सरकार में भाग लेने का अधिकार है, ठीक है, उसकी स्थापना करना है। तीसरा है आपका, इसका संबंध देश के प्रत्येक नागरिक से, इसमें सभी व्यक्ति को दिया गया है। जिस किसी व्यक्ति का अभी बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, तो उसके साथ उसके सारे 6 के 6 मौलिक अधिकार जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसका संबंध समाज से, ये समाज में अमीर सभी के कल्याण की बात करता है, ठीक है, इक्वालिटी की बात करता है, समानता की बात करता है समाज में, ठीक है। मौलिक अधिकार प्राप्त किए जा चुके हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार प्राप्त किए जा चुके हैं या लागू किए जा चुके हैं जब से संविधान बना है। नीति निर्देशक सिद्धांत को अभी लागू नहीं किया गया है, ठीक है, भविष्य में हम इन्हें लागू कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने इन्हें लागू नहीं किया है। आखिरी पॉइंट है हमारा, मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है, ठीक है। तो यही था हमारे इनके बीच में बेसिकली डिफरेंस, ठीक है। अगला टॉपिक हम देखते हैं अपना, मौलिक कर्तव्य क्या है, ठीक है। अब कर्तव्य देखते हैं, वह नैतिक, सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी है जिन्हें एक व्यक्ति को समाज, राष्ट्र या परिवार के प्रति निभाना होता है, ठीक है। वह हमारे पास नैतिक, सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी है जो हमें एक समाज, परिवार या राष्ट्र के प्रति क्या होता है, निभाना पड़ता है। जैसे कि आप अपने घर में देख लो, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी होती है, या अपने घर का कुछ भी काम करना होता है, बाहर जा रहे हैं दूध वगैरह लाना, पानी वगैरह लाना, अपने घर में जो भी आवश्यकता है उसका कार्य कौन करता है, हम करते हैं। ये सब लिखा नहीं हुआ है, ये कहीं भी कानून में नहीं लिखा हुआ, ये हमारे क्या होते हैं, कर्तव्य होते हैं। वैसे एक समाज में रहते भी हमारे कर्तव्य होते हैं, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, समाज को गंदा ना करना, ठीक है। समाज में, अपने सोसाइटी में क्या करना, साफ़ सुथरा बनाए रखना, पानी का वेस्टेज ना होने देना, ये सब क्या होता है, कर्तव्य होते हैं। एक राष्ट्र के प्रति झंडे का सम्मान करना, ठीक है, रिस्पेक्ट करना, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इन सब का क्या करना, सम्मान करना, यही सब क्या होते हैं, कर्तव्य होते हैं। मौलिक कर्तव्य को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य थे, पहले हमारे पास क्या थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 1 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है। तो हमारे पास वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, अनुच्छेद 51A से लेके 51K तक है, ठीक है। ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य। अब देखते हैं 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हमारे पास, ठीक है। पहला मौलिक कर्तव्य, संविधान का पालन करना चाहिए हमें, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए,
राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। जो भी राष्ट्रीय आंदोलन जिन्होंने आज़ादी में हमारे भागीदारी दी, चाहे वो वीर भगत सिंह हो, वो महात्मा गांधी हो, इन सब की जगह न रिस्पेक्ट करना और अपने हृदय में इनके प्रति मतलब संजोए रखना, अपने हृदय में इनके प्रति एक आग से जलाए रखना कि ये अच्छे व्यक्ति थे। ठीक है, इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया। तीसरा ऐसे था भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा था राष्ट्रीय रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना। मतलब अगर आपके देश को आपकी ज़रूरत है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या रहना, आपको खड़े रहना। पांचवा था नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करना, समाज में क्या एकता स्थापित करना। ठीक है। छठा था हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उन्हें बनाए रखें। ठीक है। छठा ऐसे ही था प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना। ठीक है। आठवां है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद। ठीक है। और ज्ञान जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है। नौवां है हमारा सार्वजनिक संपत्ति, जो भी हमारे पास संपत्ति है, लाल किला, इंडिया गेट, उनको नुकसान ना पहुंचाए जो भी है। ठीक है। स्वच्छ अभियान, भारत अभियान को सफल बनाए और हिंसा से दूर रहे। ठीक है। लड़ाई झगड़े से हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। दसवां है हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का प्रयास करना। हमें ऐसे चीज़ करना चाहिए जिससे हमारे देश का नाम और रोशन हो। ठीक है। हमें स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहिए और वर्ल्ड लेवल पे जाना चाहिए। ठीक है। छठा है हमारा जो 2002 में जोड़ा गया था, 6 से 14 साल की आयु के बीच बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ठीक है। ये हमारे एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था और मौलिक अधिकार में भी जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21A में। ठीक है, ये वाला। अब हम एक देश के संविधान का देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, संविधान संशोधन लिया है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ, जब रंग भेद वाली सरकार हटने के बाद देश में गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों का घोषणा पत्र प्रजातंत्र की आधारशिला है। ठीक है। अब यही है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध प्रमुख अधिकार कौन कौन से हैं। पहला है गरिमा का अधिकार, दूसरा है निजता का अधिकार, तीसरा है श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, चौथा है स्वास्थ्य, पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, पांचवा है सामुचित आवास का अधिकार, छठा है स्वास्थ्य सुविधा, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, सातवां है बाल अधिकार, आठवां है बुनियादी और शिक्षा का अधिकार, नौवां है सूचना प्राप्त करने का अधिकार, दसवां क्या है सांस्कृतिक और धार्मिक भाषाई समुदाय का अधिकार। ये सब किसमें सूचीबद्ध किए गए हैं, लिस्टेड किए गए हैं, ये सभी दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं। ठीक है। इसी के तहत हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।